नमस्कार। किसी भी देश का संविधान देखिए सिर्फ कानूनों की एक किताब नहीं होता। वो असल में उस देश के लोगों के सपनों, उनकी उम्मीदों का एक आईना होता है। तो चलिए आज भारत के संविधान की आत्मा यानी इसकी प्रस्तावना की दुनिया में एक गहरा गोता लगाते हैं। मशहूर कानूनविद N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था, और ये बात कितनी सही है। ये सिर्फ एक भूमिका या इंट्रोडक्शन नहीं है, बल्कि ये पूरे संविधान का जो दर्शन है, उसका जो सार है, उसकी पहचान है, उसे अपने अंदर समेटे हुए है। हम भारत के लोग ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, यहीं से तो सारी कहानी शुरू होती है। ये शब्द ऐलान करते हैं कि भारत में सारी शक्ति का, सारी अथॉरिटी का जो असली सोर्स है वो यहाँ की जनता है, कोई राजा या कोई बाहरी ताकत नहीं। आप समझिए, यही वो बुनियाद है जिस पर हमारा पूरा कानूनी ढांचा खड़ा है। तो सवाल यह है कि प्रस्तावना आखिर हमें बताती क्या है। अच्छा, इससे आप देश का एक फाउंडेशनल ब्लूप्रिंट मान सकते हैं। चलिए इसके जो मुख्य हिस्से हैं उन्हें एक एक करके समझते हैं। देखिए, प्रस्तावना 4 बातें बिल्कुल साफ कर देती है। पहली बात, शक्ति का स्रोत कौन है? भारत के लोग। दूसरी, भारत देश का नेचर क्या है? ये एक संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है। तीसरी बात, इसके उद्देश्य क्या है? न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता को स्थापित करना। और चौथी और आखिरी बात ये बताती है कि संविधान को अपनाया कब गया। न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता, ये सिर्फ सुनने में भारी लगने वाले शब्द नहीं हैं। ये तो वो सुनहरे लक्ष्य हैं, वो वादे हैं जिन्हें संविधान हर एक नागरिक के लिए हासिल करना चाहता है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय से लेकर सोचने और अपनी बात कहने की आज़ादी तक सब कुछ यहीं से गाइड होता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कानूनी सवाल खड़ा हुआ। क्या ये जो इतनी खूबसूरत बातें लिखी हैं, इनकी अदालत में कोई असल शक्ति है? क्या इसके आधार पर कोई कानून बनाया या रद्द किया जा सकता है? और यही वो बड़ा सवाल था जिसने कई दशकों तक हमारी न्यायपालिका को उलझाए रखा। और इसी सवाल से एक ऐसी बहस शुरू हुई जिसने हमारे संविधान को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल दिया। तो यहां हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की सोच में कैसे एक बड़ा बदलाव आया। पहले 1960 के बेरूबारी यूनियन केस में कोर्ट ने कहा कि नहीं, प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। लेकिन फिर आया 1973 का वो ऐतिहासिक केशवानंद भारती केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ अपना पुराना फैसला पलटा, बल्कि ये साफ साफ कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है, एन इंटेग्रल पार्ट। ये वो फैसला था जिसने भारत में संसद और न्यायपालिका के बीच पावर बैलेंस को हमेशा के लिए रीडिफाइन कर दिया। तो आज की कानूनी स्थिति एकदम साफ है। प्रस्तावना संविधान का हिस्सा तो है, पर यह नॉन जस्टिशिएबल है। मतलब ये कि ये सरकार को कोई सीधी शक्ति नहीं देती, और ना ही आप सिर्फ इसके आधार पर अदालत में कोई केस जीत सकते हैं। ये एक मार्गदर्शक सिद्धांत है, एक कॉम्पस की तरह, जो संविधान को समझने और उसकी व्याख्या करने में मदद करता है। और जानते हैं, इसी कानूनी जद्दोजहद से एक क्रांतिकारी सिद्धांत ने जन्म लिया। एक ऐसा सिद्धांत जिसने संविधान को बदलने के तरीके को ही हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए देखते हैं ये क्या था। इसे कहते हैं मूल संरचना का सिद्धांत या द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। अब यह है क्या? देखिए, इसे ऐसे समझिए कि आप एक घर में मरम्मत करवा सकते हैं, कमरे बदल सकते हैं, लेकिन आप उस घर की नींव को नहीं तोड़ सकते। ठीक उसी तरह संसद संविधान में बदलाव तो कर सकती है, पर उसकी आत्मा यानी उसकी मूल संरचना को वो नष्ट नहीं कर सकती। और ये अटूट चीजें हैं क्या? चीजें जैसे कि पंथनिरपेक्षता, लोकतंत्र, गणराज्य का स्वरूप। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इनमें से कई सिद्धांत तो सीधे सीधे प्रस्तावना से ही अपनी ताकत लेते हैं। तो एक तरह से प्रस्तावना ही संविधान की रक्षक बन जाती है। अच्छा, एक अंदाजा लगाइए, 75 से ज्यादा सालों में प्रस्तावना को कितनी बार बदला गया होगा? सोचिए, सिर्फ एक बार। ये एक नंबर ही इसके महत्व और इसकी स्थिरता को बताने के लिए काफी है। ये इकलौता बदलाव 1976 में हुआ 42वें संशोधन के जरिए। इसमें 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। हालांकि ज्यादातर एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि ये सिद्धांत पहले से ही संविधान की भावना में मौजूद थे, बस इस संशोधन ने उन्हें साफ तौर पर सामने लाकर रख दिया। अच्छा, प्रस्तावना शुरू होती है हम भारत के लोग से। पर एक मिनट, ये भारत के लोग हैं कौन? कानूनी तौर पर भारत का नागरिक कौन है? चलिए अब प्रस्तावना के दर्शन से निकलकर नागरिकता के व्यावहारिक कानूनों की तरफ बढ़ते हैं। संविधान लागू होने के बाद नागरिकता से जुड़े मामलों को देखने के लिए संसद ने नागरिकता अधिनियम यानी सिटीजनशिप एक्ट 1955 बनाया।
और आज भी यही वो कानून है जो ये तय करता है कि कौन भारतीय नागरिक बन सकता है और किसकी नागरिकता जा सकती है। तो इस एक्ट के हिसाब से भारतीय नागरिक बनने के 5 मुख्य रास्ते हैं। जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन से, देशीकरण यानी नेचुरलाइजेशन से, या फिर अगर कोई नया इलाका भारत का हिस्सा बन जाए तो वहां के लोगों को नागरिकता देकर। और जिस तरह नागरिकता मिलती है उसी तरह वो जा भी सकती है। इसके 3 तरीके हैं। एक, आप स्वेच्छा से नागरिकता छोड़ दें। दूसरा, अगर आपने किसी और देश की नागरिकता ले ली तो भारत की अपने आप खत्म हो जाएगी। और तीसरा, अगर किसी ने धोखाधड़ी या देश के प्रति गद्दारी की है तो सरकार उसकी नागरिकता छीन सकती है। तो प्रस्तावना के एक मार्गदर्शक दर्शन से लेकर नागरिकता की एक कानूनी पहचान तक का ये पूरा सफर हमें एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न पर लाकर छोड़ देता है। आज के समय में उन महान आदर्शों के तहत हम भारत के लोग का हिस्सा होने का वास्तविक अर्थ क्या है?